सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन करो एक वर्ल्ड जहां जीरो ऑक्सीजन है, टेम्परेचर कंप्लीटली 800 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है, टॉक्सिक गैसेस हर तरफ प्रेजेंट है और वोल्केनिक लावा कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है। सुनने में किसी डूम्सडे साईफाई मूवी का सीन लगता है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्टिंगली अर्थ पर लाइफ का एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल ऐसी ही एक्सट्रीम कंडीशंस में सेट हुआ था। राइट। ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि इतनी हार्श कंडीशंस में लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। एग्जैक्टली। तो आज इस डीप डाइव में हम यही समझेंगे कि लाइफ कैसे इतने सिंपल नॉन लिविंग केमिकल्स से ग्रेजुअली इवॉल्व होकर आज के कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स तक पहुंची। और नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए ये स्पेसिफिकली एक बहुत क्रूशियल डिस्कशन होने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन है एनसीईआरटी बायोलॉजी के एवोल्यूशन चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिकोड करना। कंप्लीटली स्ट्रिक्टली कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे। सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से स्टार्ट करके अर्ली अर्थ की उन एक्सट्रीम कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हुए हम होमो सेपियंस के डेवलपमेंट तक का पूरा सीक्वेंस नेचुरली रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। बिल्कुल। और देखो, एवोल्यूशन को ना किसी मैजिक ट्रिक की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली एक ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम का प्रोसेस है। जैसे एक बेसिक कीपैड वाले ओल्ड मोबाइल फोन से आज के लेटेस्ट स्मार्टफोन का अपग्रेड होना, राइट? एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल। रातों रात स्क्रीन टच तो नहीं बन गई, स्लोली छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस हुए, नए फीचर्स एनवायरनमेंट की डिमांड के हिसाब से कॉन्स्टेंटली ऐड होते गए। सही बात है, लेकिन उस पहले कीपैड फोन से भी पहले पार्ट्स कैसे असेंबल हुए? मतलब मेरा पहला पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी यही है कि जब अर्थ इतनी हार्श थी तो लाइफ का फर्स्ट स्पार्क कहाँ से इग्नाइट हुआ? तो इसको आंसर करने के लिए हमें टाइम में लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे जाना होगा, जब एक्चुअली यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। बिग बैंग थ्योरी, राइट? हाँ। बिग बैंग थ्योरी इज मैसिव, अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन करती है। उस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ, टेम्परेचर्स नेचुरली कूल डाउन हुए और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गैलेक्सीज फॉर्म होना स्टार्ट हुई। अच्छा। और हमारी अर्थ कब फॉर्म हुई? हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जहां अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ओके, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। पर उस अर्ली अर्थ पर एटमॉस्फेयर जैसा तो कुछ था ही नहीं। जैसे हमने अभी स्टार्ट में विजुलाइज किया, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था। हाँ, और वॉल्केनोस से कंटिन्यूसली मोल्टन मास निकल रहा था, जिसने अर्थ की सरफेस को कंप्लीटली कवर कर लिया था। राइट। और गैसेस के नाम पर सिर्फ वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन रिलीज हो रही थी। लेकिन सबसे क्रूशियल पॉइंट जो सभी एस्पिरेंट्स को याद रखना चाहिए, उस टाइम कोई फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। एग्जैक्टली, जीरो फ्री ऑक्सीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा एनवायरनमेंट इफेक्टिवली रिड्यूसिंग था। तो इस हाईली अनस्टेबल और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में लाइफ ओरिजिनेट कैसे हो सकती है? देखो, यही तो सबसे बड़ा पजल था। अर्ली थिंकर्स और साइंटिस्ट्स ने एक्चुअली अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की। एक थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया थी, जिसमें अर्ली गीक थिंकर्स ये मानते थे कि लाइफ आउटर स्पेस से स्पोर्स के फॉर्म में अर्थ पर लैंड हुई, है ना? राइट। और फिर एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी आई। उसका क्लेम था कि लाइफ डीकेइंग और रॉटिंग मैटर जैसे मर्ड या स्ट्रॉ से खुद ब खुद निकल आती है। ओह वाओ! पर उस स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी को तो लुईस पास्चर ने परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपने फेमस स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से लॉजिकली प्रूव किया कि लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। राइट। स्टेराइल फ्लास्क में डेड यीस्ट रखने से कोई नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म नहीं हुए, लेकिन जब फ्लास्क ओपन था तभी नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। एग्जैक्टली। लेकिन वेट, यहाँ एक लॉजिकल पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। अगर हर लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है तो पहली लाइफ कहाँ से आई? उसका तो कोई प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट नहीं हो सकता ना? सही पॉइंट पकड़ा आपने। और उस पैराडॉक्स को एक्चुअली सॉल्व किया ओपैरन और हैल्डेन ने, उनकी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन से। अच्छा, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया? उनका प्रपोजल था कि पहली लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए और प्रोटीन से केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू फॉर्म हुई। मतलब पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स आपस में मिले
और उन्होंने लाइफ के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए। पर उस थ्योरी पर उस टाइम डिबेट हुई होगी। इसे कंक्लूसिवली प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस तो चाहिए था। हाँ, और वही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट से मिला। उन्होंने बेसिकली लैब के अंदर उस 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी अर्थ को आर्टिफिशियली रिक्रिएट कर दिया। ओह, स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने एक इनक्लोज्ड फ्लास्क सिस्टम सेटअप किया और टेम्परेचर को 800 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया। एग्जैक्टली और उस फ्लास्क में उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को मिक्स किया। एग्जैक्ट वही गैसेस जो अर्ली अर्थ पर प्रेजेंट थी। राइट। फिर अर्ली अर्थ की लाइटनिंग को सिमुलेट करने के लिए उस गैस मिक्सचर में टंगस्टन इलेक्ट्रोड से मैसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या स्पार्क प्रोड्यूस किया। हाँ, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस कई दिनों तक चलती रही और फाइनली जब उन्होंने उस मिक्सचर को केमिकली एनालाइज किया तो रिजल्ट सच में माइंड ब्लोइंग था। अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन डेफिनेटली ऑब्जर्व हुआ। वाह, मतलब नॉन लिविंग केमिकल्स एक्चुअली लाइफ के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सेम एक्सपेरिमेंट बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने रिपीट किया तो उन्हें शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट्स और फैट्स भी सक्सेसफुली मिले। तो अर्थ पर पहली नॉन सेल्यूलर लाइफ लगभग 3 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुई है ना? हाँ, और फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो प्योरली वाटर एनवायरनमेंट में ओरिजिनेट हुई। वहाँ एक क्लियर ट्रांजिशन एस्टैब्लिश हो गया इनऑर्गेनिक केमिकल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और फिर उनसे पहला लिविंग सेल। लेकिन मेरे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग डाउट आता है, अगर लाइफलेस केमिकल से लाइफ फॉर्म हो सकती है तो आज के टाइम में लैब में या नेचर में ऑटोमेटिकली न्यू लाइफ फॉर्म्स क्यों नहीं बन जाते? केमिकल एवोल्यूशन आज ऑब्जर्व क्यों नहीं होता? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसका रीजन अर्थ के एनवायरनमेंट में हुए फंडामेंटल शिफ्ट में छुपा है। देखो, अर्ली अर्थ का एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, वहां फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। अच्छा, इसलिए केमिकल बॉन्ड्स इजीली फॉर्म और स्टेबल हो सकते थे। एग्जैक्टली। लेकिन आज अर्थ का एटमॉस्फेयर क्लियरली ऑक्सीडाइजिंग है। फ्री ऑक्सीजन बहुत हैवी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर आज नेचर में कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नॉन लिविंग मैटर से असेंबल होने की कोशिश करता भी है तो वो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन उसे तुरंत ऑक्सीडाइज करके ब्रेक डाउन कर देगी। राइट, बिल्कुल सही। इसलिए केमिकल एवोल्यूशन सिर्फ अर्ली अर्थ की उन एक्सट्रीम कंडीशंस में ही पॉसिबल था, आज नहीं। आज तो सिर्फ एग्जिस्ट करने वाली लाइफ फॉर्म्स का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन चल रहा है। गॉट इट। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एस्पिरेंट्स को कि ऑक्सीजन ने कॉम्प्लेक्स लाइफ को सर्वाइव करने का एनर्जी सोर्स दिया, पर नए नॉन लिविंग केमिकल ओरिजिन्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। परफेक्टली समराइज्ड। अब जब लाइफ वाटर में स्टार्ट हो गई तो नेचुरल सवाल उठता है कि सभी इतनी डाइवर्स स्पीशीज आपस में कनेक्टेड हैं, इसका एक्चुअली प्रूफ क्या है? रॉक्स और फॉसिल्स को देखना एक डायरेक्ट एविडेंस है, जिसे हम पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। हाँ, अर्थ की सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होती हैं और हर लेयर अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। उन्हीं लेयर्स में प्रिजर्व्ड हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स यानी फॉसिल्स का मिलना ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि नई लाइफ फॉर्म्स कंप्लीटली स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में ही अराइज हुए हैं। राइट, पर लिविंग एनिमल्स के करंट स्ट्रक्चर्स भी तो इवोल्यूशन की स्टोरी सुनाते हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अर्नस्ट हेकल ने ऑब्जर्व किया था कि सभी वर्टेब्रेट्स के एम्ब्रियोज में सर्टेन कॉमन फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो अडल्ट स्टेज आते आते नेचुरली डिसअपीयर हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ह्यूमन एम्ब्रियोज में एक रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स फॉर्म होती हैं जो कि अडल्ट ह्यूमंस में फंक्शनल नहीं होती, पर फिशेज में वही फंक्शनल गिल्स बन जाती हैं। हैकल ने इसे एज एन एविडेंस प्रपोज किया कि हमारी एंसेस्ट्री कॉमन है। पर कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि कार्ल अर्नस्ट वन बेयर ने इस स्पेसिफिक थ्योरी को बाद में डिसअप्रूव कर दिया था। एग्जैक्टली। उन्होंने केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद हाईलाइट किया कि एम्ब्रियोज एक्चुअली डेवलपमेंट के दौरान कभी भी दूसरे एनिमल्स के अडल्ट स्टेजेस के थ्रू पास नहीं होते। तो इन दोनों साइंटिस्ट का स्टैंड स्ट्रिक्टली याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। अब सबसे विजुअली ऑब्वियस और लॉजिकली स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पर आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। इसमें दो क्रिटिकल कैटेगरीज हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स। और नीट स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो इसको हम एक सिंपल निमोनिक एनालॉजी एचडी, टीवी और एसी से इजीली याद रख सकते हैं। देखो, एचडी मतलब होमोलॉगस रिप्रेजेंट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एसी मतलब एनालॉगस रिप्रेजेंट्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओह वाओ, ये तो बहुत आसान तरीका है। इसे थोड़ा डीपली अनपैक करते हैं।
होमोलोगस ऑर्गन्स उन्हें कहते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन और ओरिजिन कंप्लीटली सेम होता है, मतलब उनकी एंसेस्ट्री कॉमन होती है। राइट, लेकिन अलग-अलग एनवायरनमेंट्स और नीड्स के हिसाब से उनका फंक्शन डाइवर्ज हो जाता है, अलग हो जाता है। हाँ, यही डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। एनिमल किंगडम से इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैमल्स के 4 लिम्स का है। व्हेल्स, बैट्स, चीटा और ह्यूमंस, इन सभी में 4 लिम्स का फंक्शनल यूज कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे व्हेल स्विम करती है, बैट फ्लाई करता है, चीता रन करता है और ह्यूमंस इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट्स ग्रैस्प करते हैं। एग्जैक्टली लेकिन अगर उनकी बोन एनाटॉमी को आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो सभी में एग्जैक्ट सेम पैटर्न मिलता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। उनका ओरिजिन बेसिकली सेम था, पर एनवायरनमेंट की डिमांड्स ने उन्हें अलग-अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर दिया। और इस डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल बॉटनी में भी डायरेक्टली एप्लीकेबल है ना। बोगनविला के थॉर्न्स और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स दोनों ही एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट होते हैं। हाँ, उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन स्ट्रिक्टली कॉमन है, लेकिन बोगनविला में वो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कुकुरबिटा में क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट देते हैं। ओरिजिन कॉमन, फंक्शन डिफरेंट। सही। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है एनालॉगस ऑर्गन्स, जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 2 कंप्लीटली अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जिनकी एनाटॉमी अलग है, वो एक ही एनवायरनमेंट में सेम फंक्शन प्रैक्टिकली डेवलप कर लेते हैं। इसको समझने के लिए आप कोई रियल वर्ल्ड मेटाफर दे सकते हैं? हाँ, देखो, इमेजिन करो एप्पल और सैमसंग दोनों ने कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टेक्निकल रिसर्च करके वाटर रेजिस्टेंट स्मार्टफोन्स डिजाइन किए। उनकी इंटरनल वायरिंग और सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट एकदम अलग है, पर उन्होंने सेम फीचर डेवलप किया क्योंकि मार्केट यानी एनवायरनमेंट की क्लियरली डिमांड थी। ये बेसिकली कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल। एग्जैक्ट यही फिनोमेना बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अप्लाई होता है। बटरफ्लाई और बर्ड के विंग्स देखिए, दोनों एसेंशियली फ्लाइट के लिए यूज होते हैं, लेकिन एनाटॉमिकली वो कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है। राइट, बटरफ्लाई के विंग्स जनरल स्किन फोल्ड्स या चिटन से बने हैं, जबकि बर्ड के विंग्स मॉडिफाइड फोरलिम्स हैं जिसमें बोन्स और फेदर्स होते हैं। बिल्कुल। ऑक्टोपस और मैमल की आईज भी एक्चुअली एनालॉगस है। ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर फंक्शन एग्जैक्टली सेम है। प्लांट किंगडम में भी स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है, जबकि नॉर्मल पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। दोनों की स्ट्रक्चरल एनाटॉमी अलग है, पर फंक्शन वही एक है, फूड स्टोरेज। हाँ, तो दोनों स्ट्रक्चर्स का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की तरफ कन्वर्ज होना ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। और एक पॉइंट और, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस के बावजूद मॉलिक्यूलर एविडेंसेस जैसे कॉमन डीएनए सीक्वेंस, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड और फंडामेंटल बायोकेमिकल पाथवेज भी सभी लाइफ फॉर्म्स की शेयर्ड एंसेस्ट्री को सॉलिडली बैक करते हैं। और यहाँ तक एविडेंसेस तो स्ट्रांगली एस्टैब्लिश हो गए कि स्पीशीज अर्थ पर कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही हैं। मतलब गाड़ी आगे बढ़ रही है, पर उस गाड़ी का इंजन क्या है? एवोल्यूशन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? इस पर नेचुरली कई थ्योरीज प्रपोज हुई। पहले आए लमार्क, जिन्होंने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दी। उनका आर्ग्यूमेंट था कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में जिन ऑर्गन्स को ज्यादा यूज करता है वो क्लियरली डेवलप हो जाते हैं और अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। जैसे जिराफ को ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाने थे तो उसने अपनी नेक अग्रेसिवली स्ट्रेच की। हाँ, और उनके हिसाब से उस लाइफ टाइम एफर्ट से उसकी नेक इलोंगेटेड हो गई और वही लंबी नेक उसके बच्चों में नेचुरली इनहेरिट हो गई। लेकिन साइंस इस लमार्किन थ्योरी को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर चुकी है ना? बिल्कुल। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो एसेंशियली बॉडी की सोमैटिक सेल्स में चेंजेस लाते हैं, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते। जेनेटिक इनहेरिटेंस सिर्फ वही ट्रेट्स कैरी करता है जो जर्म सेल्स या बेसिकली डीएनए लेवल पर एनकोडेड होते हैं। राइट। तो असली ब्रेक थ्रू तब आया जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी HMS बीगल शिप पर दुनिया का लंबा सफर किया और गैलापागोस आइलैंड्स की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व की। उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की। और डार्विन का लॉजिक सिंपल पर कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि किसी पॉपुलेशन में नेचुरल वेरिएशंस पहले से इंटेंशनली एग्जिस्ट करते हैं। नेचर एसेंशियली उन वेरिएशंस को टेस्ट करती है। और जो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में परफेक्टली अडेप्ट कर जाते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस सबसे ज्यादा होती है। वो सक्सेसफुली सर्वाइव करते हैं और ऑब्वियसली ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं।
एग्जैक्टली इस थ्योरी के क्लियरली दो की पिलर्स थे। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब नए फॉर्म्स एक कॉमन एंसेस्टर से ब्रांच आउट होते हैं, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन डार्विन की थ्योरी अधूरी थी क्योंकि उन्हें इन वेरिएशंस के अंडरलाइन जेनेटिक कॉजेस का बिल्कुल आइडिया नहीं था। उन्हें लगता था इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस स्लो मैराथन है जहां वेरिएशंस माइनर और हमेशा डायरेक्शनल होते हैं। पर उसके बाद ह्यूगो डे व्रीज ने जब इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने ओपनली म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज की। उनके हिसाब से एवोल्यूशन किसी स्लो डायरेक्शनल चेंजेस से एक्चुअली नहीं होता, बल्कि अचानक होने वाले लार्ज म्यूटेशन से होता है। उन्होंने इस फिनोमेना को सॉल्टेशन का नाम दिया, यानी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सो कैंडिडेट्स को यहाँ एक मेंटल बैटल एसेंशियली क्रिएट करनी चाहिए। एक तरफ डार्विन है जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वेरिएशन स्मॉल और डायरेक्शनल हैं, और दूसरी तरफ डिवरीज हैं जो इफेक्टिवली आर्ग्यू कर रहे हैं कि म्यूटेशंस लार्ज, रैंडम और कंप्लीटली डायरेक्शनलेस हैं। तो अब सवाल ये है कि उनमें से एक्चुअली कौन सही था? वही, क्या ये एक स्लो मैराथन है या फिर सडन लॉन्ग जंप्स का गेम है? देखो, असल में ये दोनों ही प्रोसेसेस एवोल्यूशन के कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, और इसी थ्योरेटिकल गैप को सेफली ब्रिज करने के लिए मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आई। इस थ्योरी ने प्रॉपर्ली क्लियर किया कि एवोल्यूशन के लिए जेनेटिक वेरिएशंस और नेचुरल सिलेक्शन दोनों जरूरी हैं। मतलब डीएनए कॉपिंग में एरर्स, क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेजेंस की वजह से नेचुरली म्यूटेशंस होते हैं जो बेसलाइन वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। फिर नेचुरल सिलेक्शन उन स्पेसिफिक वेरिएशंस को स्मार्टली फिल्टर करता है। बिल्कुल सही, और इसी मैकेनिज्म को स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल बैकिंग दी हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल ने। इस प्रिंसिपल ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स को एक्चुअली क्वांटिफाई कर दिया। उन्होंने एक सिंपल इक्वेशन दी, p² + 2pq + q² = 1। राइट। ये स्पेसिफिक इक्वेशन कहती है कि किसी लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में अलील्स और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन परफेक्टली स्टेबल रहती हैं। इसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ, और अगर कोई पॉपुलेशन कंप्लीटली स्टेबल है और फ्रीक्वेंसी एसेंशियली 1 पर कांस्टेंट है, तो वहाँ बेसिकली एवोल्यूशन अकर नहीं कर रहा। एवोल्यूशन तभी लॉजिकली स्टार्ट होता है जब इस हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम में एक्चुअल डिस्टर्बेंस आता है। और एनसीईआरटी क्लियर वर्ड्स में 5 स्पेसिफिक फैक्टर्स एसेंशियली लिस्ट करती है जो इस इक्विलिब्रियम को प्रॉपर्ली अफेक्ट करके एवोल्यूशन ट्रिगर करते हैं। उन 5 फैक्टर्स को कंसेप्चुअली कंप्लीटली समझना क्रूशियल है एस्पिरेंट्स के लिए। पहला है जीन फ्लो या इफेक्टिवली जीन माइग्रेशन। जब इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में नेचुरली मूव करते हैं, तो वो अपने नए एलील्स उस नई जगह इंट्रोड्यूस करते हैं और पुरानी जगह से एलील्स रिमूव कर देते हैं। और अगर ये कंप्लीटली माइग्रेशन लगातार चलता रहे तो उसे लॉजिकली जीन फ्लो कहते हैं। दूसरा फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बेसिकली कंप्लीटली रैंडम चांस का गेम है जो स्ट्रिक्टली स्मॉल पॉपुलेशंस में हाईली इंटेंसली ऑपरेट करता है। इसका कोई सिंपल एग्जांपल है क्या, स्पेसिफिकली फाउंडर इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए? हाँ, इसको विजुअलाइज करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। इमेजिन करो 50 लोगों का एक स्मॉल ग्रुप है जिसमें अलग अलग स्पेसिफिक फीचर्स वाले इंडिविजुअल्स हैं। अचानक कोई मैसिव चांस इवेंट होता है, जैसे कोई डेंजरस स्टॉर्म, और उनमें से सिर्फ 5 इंडिविजुअल्स एक कंप्लीटली आइसोलेटेड न्यूली फॉर्म्ड आइलैंड पर जा गिरते हैं। अच्छा, तो वो बाकी लोगों से कट ऑफ हो गए? एग्जैक्टली। अब एक्सीडेंटली उन 5 इंडिविजुअल्स के जेनेटिक्स में एक स्पेसिफिकली रेयर वेरिएशन था। अब उस नई आइसोलेटेड टेरिटरी में जो कंप्लीटली नई पॉपुलेशन ग्रो करेगी, वो सिर्फ उन्हीं 5 इंडिविजुअल्स के लिमिटेड जेनेटिक ब्लूप्रिंट पर इफेक्टिवली बेस्ड होगी। तो बेसिकली नई पॉपुलेशन एक्चुअली ओरिजिनल पॉपुलेशन से जेनेटिकली इतनी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी कि एक क्लियरली नई स्पीशीज बन जाएगी। हाँ, वो 5 आइसोलेटेड लोग टेक्निकली फाउंडर बन गए, और इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ये एसेंशियली फाउंडर इफेक्ट प्रैक्टिकली स्पीसिएशन का एक एब्सोल्युटली मेजर ड्राइवर है। तीसरा और चौथा फैक्टर कंप्लीटली म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। म्यूटेशंस बेसिकली नए एलील्स डायरेक्टली जनरेट करते हैं, और मियोसिस के टाइम पर गैमीट्स बनने के दौरान जो नेचुरल क्रॉसिंग ओवर होती है उसे एसेंशियली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जो कि कंप्लीटली नई जनरेशन में कंसिस्टेंटली नई जीन कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करता है। और पांचवा और फाइनल फैक्टर है डेफिनेटली नेचुरल सिलेक्शन, जहां स्ट्रिक्टली हेरिटेबल वेरिएशंस जिनसे बेटर सर्वाइवल क्लियरली होता है
वो एसेंशियली सिलेक्ट की जाती हैं। नेचुरल सिलेक्शन को बेसिकली एक इमेंस स्ट्रिक्ट फिल्टर सिस्टम समझना चाहिए। नेचर टेक्निकली उस फिल्टर को क्लोजली कंट्रोल करती है। अनफिट ऑर्गेनिजम्स परमानेंटली रिजेक्ट हो जाते हैं और कंप्लीटली फिट ऑर्गेनिजम्स सक्सेसफुली आगे पास हो जाते हैं। जब पॉपुलेशन ट्रेट्स कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन इफेक्टिवली 3 स्पेसिफिक पैटर्न्स या सिंपली ऑपरेशंस शो कर सकता है। पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इस स्पेसिफिकली फिल्टर में नेचर नेचुरली एवरेज या फर्मली मीन कैरेक्टर वैल्यू को स्ट्रांगली फेवर करती है और दोनों एक्सट्रीम वेरिएशंस को एसेंशियली रिजेक्ट कर देती है, जिससे अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का डायरेक्टली पीक बहुत हाई और क्लोजली नैरो हो जाता है। दूसरा पैटर्न है क्लियरली डायरेक्शनल सिलेक्शन। यहाँ नेचर कंप्लीटली किसी एक स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक एक्सट्रीम कैरेक्टर को हाईली फेवर करती है, जिससे एसेंशियली एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेसिकली मीन पोजीशन से क्लियरली शिफ्ट होकर किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्लाइड हो जाता है। इसका क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल डेफिनेटिवली इंडस्ट्रियल मिलानिज्म है, जहां पोल्यूशन बेसिकली बढ़ने पे लाइट कलर्ड मॉथ्स कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हुए और डार्क कलर्ड मॉथ्स इफेक्टिवली फेवर होने लगे। और कंप्लीटली तीसरा पैटर्न है क्लियरली डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये थोड़ा डीपली काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि इस एसेंशियली फिल्टर में नेचर बेसिक स्ट्रिक्टली एवरेज या इफेक्टिवली मीन कैरेक्टर को कंप्लीटली स्पेसिफिकली रिजेक्ट कर देती है और दोनों ऑपोजिट एक्सट्रीम वेरिएशंस को स्ट्रांगली सिलेक्ट कर लेती है। इसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि बेसिकली कर्व सेंटर से इफेक्टिवली टूटकर दोनों एब्सोल्यूट एक्सट्रीम एंड्स पर 2 अलग-अलग क्लियरली पीक्स फॉर्म करता है। एग्जैक्टली। तो इफेक्टिवली मैकेनिक्स हमें क्लियर हो गए। हार्डी-वेनबर्ग डिस्टर्ब कैसे नेचुरली होता है, फिल्टर सिस्टम टेक्निकली कैसे स्पेसिफिकली काम करता है। अब नेचर के प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड स्ट्रिक्टली टेस्टिंग ग्राउंड पर ओपनली चलते हैं। हाँ, एसेंशियली मैकेनिज्म सक्सेसफुली वर्क करने के बाद एक प्रैक्टिकली फैसिनेटिंग नेचुरली रिजल्ट क्लियरली क्रिएट होता है, जिसे फंडामेंटली अडैप्टिव रेडिएशन ओपनली कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट फंडामेंटली सिंपल है। एक कंप्लीटली सिंगल नेचुरली कॉमन एंसेस्टर एक टेक्निकली स्पेसिफिक ज्योग्राफिकली पॉइंट से एसेंशियली स्टार्ट करता है और वहां से अलग-अलग नेचुरली हैबिटेट्स में स्पेसिफिकली माइग्रेट करके अलग-अलग डायरेक्टली स्पीशीज में इफेक्टिवली रेडिएट हो जाता है। जैसे डार्विन ने इफेक्टिवली गैलापागोस आइलैंड्स पर एक बेसिकली छोटी स्ट्रिक्टली ब्लैक नेचुरली सीड ईटिंग डायरेक्टली बर्ड को क्लोजली एनालाइज किया। उस एक प्रैक्टिकली ओरिजिनल क्लियरली स्पेसिफिक फिंच स्पीशीज के बेसिकली डिसेंडेंट्स एसेंशियली अलग-अलग नेचुरली आइसोलेटेड आइलैंड्स पर इफेक्टिवली गए। जिस फंडामेंटली आइलैंड पर क्लियरली इंसेक्ट्स नेचुरली ज्यादा थे, वहां प्रैक्टिकली उनकी बीक्स इंसेक्ट्स एक्यूरेटली कैप्चर करने के लिए स्पेसिफिकली शार्प हो गईं। जहां हार्ट बेसिकली फ्रूट्स एसेंशियली थे, वहां स्ट्रिक्टली बीक्स नेचुरली थिक और हाईली स्ट्रांग हो गईं। तो प्रैक्टिकली एक नेचुरली जनरल एंसेस्टर से इफेक्टिवली मल्टीपल फंडामेंटली स्पेशलाइज्ड इफेक्टिवली वैरायटीज ओपनली फॉर्म हो गईं। इन्हें बेसिकली आज हम क्लियरली डार्विन्स फिंचेस स्पेसिफिकली कहते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन का एक और मैसिव कंप्लीटली स्केल्ड नेचुरली एग्जाम्पल इफेक्टिवली ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट प्रैक्टिकली दूसरे लॉजिकली लैंडमासेस से जियोग्राफिकली कंप्लीटली एसेंशियली आइसोलेटेड था। और उस आइसोलेटेड स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में एक नेचुरली सिंगल बेसिकली एंसेस्ट्रल क्लियरली मार्सुपियल्स से इफेक्टिवली मल्टीपल टेक्निकली स्पेशलाइज्ड मार्सुपियल्स सक्सेसफुली इवॉल्व हुए, जैसे clearly carnivorous basically Tasmanian naturally wolf, jumping essentially kangaroos और finally climbing practically koalas। सभी एक्चुअली उसी एक मार्सुपियल एंसेस्टर की ब्रांचेस थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो जाता है जब 2 नेचुरली अलग-अलग बेसिकली आइसोलेटेड ग्रुप्स के स्ट्रिक्टली अडैप्टिव रेडिएशंस बिल्कुल नेचुरली सेम स्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल हैबिटेट में एक्टिवली ओवरलैप करते हैं। ऐसे एसेंशियली सिनेरियो में क्लियरली कन्वर्जेंट एवोल्यूशन स्ट्रिक्टली होता है। वही कंप्लीटली एप्पल सैमसंग वाली नेचुरली एनालॉजी क्लियरली यहाँ फिट स्पेशली होती है। ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रिक्टली प्लेसेंटल बेसिकली मैमल्स और वहाँ के एसेंशियली मार्सुपियल्स के एंसेस्टर्स बिल्कुल नेचुरली डिफरेंट थे, पर क्योंकि एसेंशियली दोनों स्ट्रिक्टली सेम नेचुरली एनवायरनमेंट और कंप्लीटली सेम फंडामेंटली सर्वाइवल बेसिकली प्रेशर्स इफेक्टिवली फेस कर रहे थे, उनकी नेचुरली बॉडी स्ट्रिक्टली शेप्स बेसिकली इंडिपेंडेंटली एक नेचुरली दूसरे के क्लियरली सिमिलर हो गई। जैसे प्लेसेंटल एसेंशियल वुल्फ और स्ट्रिक्टली मार्सुपियल टेस्मेनियन बेसिकली वुल्फ, एंसेस्ट्री कंप्लीटली अलग
पर एक्चुअली मॉर्फोलॉजी क्लियरली सिमिलर। अब हम इस प्रैक्टिकली एवोल्यूशनरी बेसिकली टाइम ट्रैवल के इफेक्टिवली एब्सोल्यूट क्लियरली फाइनल स्ट्रिक्टली स्टॉप पर कंप्लीटली आते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन। ये बेसिकली सेक्शन नीट प्रैक्टिकली पेपर्स के लिए एक्चुअली हाई यील्ड क्लियरली एरिया है और नेचुरली इसका इसेंशियली क्रोनोलॉजिकल बेसिकली टाइमलाइन स्ट्रिक्टली रिजिडली स्पेसिफिकली सीक्वेंस में एक्चुअली याद इफेक्टिवली होना चाहिए। तो फॉसिल फंडामेंटली रिकॉर्ड्स क्लियरली शो करते हैं कि लगभग बेसिकली 15 मिलियन ईयर्स प्रैक्टिकली अगो नेचुरली ड्रायोपिथेकस और इफेक्टिवली रामापिथेकस एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे। ड्रायोपिथेकस फिजिकल एसेंशियल स्ट्रक्चर में एप से क्लियरली ज्यादा नेचुरली सिमिलर थे, जबकि बेसिकली रामापिथेकस इसेंशियली ह्यूमन से थोड़े नेचुरली ज्यादा प्रैक्टिकली क्लोज थे। इनके बॉडीज एंटायरली नेचुरली हेयर से एक्चुअली कवर्ड थे और ये जनरली गोरिल्लाज और चिंपैंजीज की तरह बेसिकली वॉक करते थे। फिर जंप आता है रफली नेचुरली 2 मिलियन स्ट्रिक्टली ईयर्स प्रैक्टिकली अगो का ईस्ट अफ्रीकन फंडामेंटल ग्रासलैंड्स में क्लियरली ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स के एविडेंसेस एक्चुअली मिलते हैं। हाँ, ये एसेंशियली पहली बार प्राइमरीली अपराइट बेसिकली वॉक कर रहे थे। ये क्लियरली पत्थर के बनाए गए क्रूड नेचुरली वेपन से बेसिकली लार्ज एक्चुअली एनिमल्स को हंट करते थे। लेकिन स्केलेटल नेचुरली रिमेन्स और डेंटल स्ट्रक्चर एक्चुअली सजेस्ट करता है कि इनकी फंडामेंटली डाइट हेविली स्ट्रिक्टली फ्रूट्स पर ही क्लियरली डिपेंडेंट थी। उसके नेचुरली बाद ह्यूमन एसेंशियली इवोल्यूशन एक्चुअली लाइन में बेसिकली एंट्री होती है। पहले सचमुच के क्लियरली ह्यूमन लाइक होमिनिड की, जिसे बेसिकली होमो हैबिलिस नेचुरली कहा गया। इनके बेसिकली फिजिकल इफेक्टिवली एनाटॉमी ने मेजर क्लियरली शिफ्ट प्रैक्टिकली दिखाया और एसेंशियली इनकी नेचुरली ब्रेन कैपेसिटी ऑफिशियली एक्चुअली 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स यानी सीसी इफेक्टिवली रिकॉर्ड की गई। इंटरेस्टिंगली स्कल नेचुरली एनाटॉमी क्लियरली कहता है कि ये बेसिकली टूल्स का यूज मोस्टली एक्चुअली प्लांट स्ट्रिक्टली रिसोर्सेज एसेंशियली स्क्रैप नेचुरली करने में करते थे और मोस्टली एक्चुअली मीट बिल्कुल नहीं खाते थे। लेकिन बेसिकली अगला मेजर एक्चुअली अपग्रेड इफेक्टिवली तब प्रैक्टिकली आया जब लगभग नेचुरली 1.5 मिलियन स्ट्रिक्टली ईयर्स इफेक्टिवली अगो क्लियरली होमो इरेक्टस एक्चुअली फॉसिलाइज हुए। इनकी एक्चुअली ब्रेन कंप्लीटली कैपेसिटी मैसिवली नेचुरली जंप करके प्रैक्टिकली 900 सीसी इसेंशियली हो गई और आर्कियोलॉजिकल क्लियरली एविडेंसेस एक्चुअली बताते हैं कि ये बेसिकली एक्टिवली कुक्ड नेचुरली मीट इसेंशियली खाते थे। होमो इरेक्टस के बाद स्पेसिफिकली सीक्वेंस एक्चुअली मूव करती है नियांडरथॉल इफेक्टिवली मैन की तरफ, जो बेसिकली 100,000 से 40,000 ईयर्स स्ट्रिक्टली अगो एसेंशियली प्रेजेंट थे। बिल्कुल, वो एक्चुअली एक्सट्रीम कोल्ड से नेचुरली बचाने के लिए एसेंशियली एनिमल हाइड्स यानी बेसिकली स्किन का एक्सटेंसिवली क्लियरली यूज करते थे और डीपली स्ट्रिक्टली रिलीजियस या एक्चुअली सोशल रिचुअल्स नेचुरली कंडक्ट करते थे, जैसे अपने डिसीज्ड स्पेसिफिकली मेंबर्स की एसेंशियली डेड बॉडीज को प्रॉपर्ली एक्चुअली बरी नेचुरली करना। इनके नेचुरली बाद फाइनली कंप्लीटली रफली एसेंशियली 75,000 से 10,000 ईयर्स स्ट्रिक्टली अगो सिवियर बेसिकली आइस एक्चुअली एज के दौरान क्लियरली होमोसेपियंस यानी मॉडर्न बेसिकली ह्यूमंस नेचुरली अफ्रीका में फुली एक्चुअली ओरिजिनेट हुए और धीरे धीरे मल्टीपल कंप्लीटली कॉन्टिनेंट्स में नेचुरली माइग्रेट होकर स्प्रेड हो गए और एग्रीकल्चरल एसेंशियली प्रैक्टिसेस के प्रैक्टिकली प्रॉपर एक्चुअली सेटलमेंट्स लगभग नेचुरली 10,000 ईयर्स बेसिकली पहले क्लियरली फॉर्म होना स्पेसिफिकली शुरू हुए, जिन्होंने नेचुरली मॉडर्न बेसिकली ह्यूमन एक्चुअली सिविलाइजेशंस को डेफिनेटली बर्थ प्रैक्टिकली दिया। अगर इस क्लियरली ह्यूमन नेचुरली एवोल्यूशन एक्चुअली सीक्वेंस को प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली एनालाइज किया जाए तो कंप्लीटली एक स्पेसिफिकली पैटर्न एक्चुअली दिखता है। ब्रेन साइज कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, 650 सीसी, 900 सीसी और फिर 1400 सीसी। ये लिटरली नेचर द्वारा किया गया हार्डवेयर अपग्रेड था। हाँ, दैट्स कंप्लीटली राइट। पर एक नेचुरली बड़ा स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट वाई सामने एक्चुअली आता है। I mean, अचानक से एक्चुअली ब्रेन कंप्लीटली साइज इतना नेचुरली ज्यादा एक्चुअली एक्सपैंड कैसे और इफेक्टिवली क्यों बेसिकली हुआ? क्या सिर्फ क्लियरली बड़ा नेचुरली ब्रेन होना ही एक्चुअली सर्वाइवल एसेंशियली गारंटी कर नेचुरली देता है? देखो, एवोल्यूशन कभी नेचुरली आइसोलेटेड एक्चुअली फॉर्म में इफेक्टिवली वर्क प्रैक्टिकली नहीं करता। बराबर।
बेसिकली ब्रेन सिर्फ एसेंशियली तब एक्चुअली पॉसिबल था जब बॉडी उस नेचुरली एनर्जी को कंप्लीटली सस्टेन कर प्रैक्टिकली सके। अच्छा, मतलब इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस थे। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के बाइपेडालिज्म ने एक्चुअली उनके नेचुरली हैंड्स कंप्लीटली फ्री नेचुरली किए, जिससे इफेक्टिवली टूल्स बेसिकली बनाना एक्चुअली पॉसिबल हुआ। टूल से उन्होंने बेसिकली हंट किया। और होमो इरेक्टस जब एक्चुअली फायर नेचुरली कंट्रोल करना इफेक्टिवली सीखे और बेसिकली मीट को एक्चुअली कुक नेचुरली करना स्टार्ट किया, तो डाइजेस्टिव एसेंशियल सिस्टम को बेसिकली खाना एक्चुअली पचाने में नेचुरली कम एनर्जी इफेक्टिवली लगने लगी। वही पॉइंट है, वो कंप्लीटली सेव्ड एक्चुअली एनर्जी नेचुरली उनके मैसिव बेसिकली 900 सीसी एक्चुअली ब्रेन के स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा क्लियरली कैलोरी नेचुरली रिक्वायरमेंट्स को प्रैक्टिकली फीड करने लगी। सो इट्स हेविली इंटरकनेक्टेड। बाइपीडल मोशन, फायर नेचुरली कंट्रोल, इफेक्टिवली डाइटरी बेसिकली शिफ्ट्स और कॉम्प्लेक्स एक्चुअली सोशल नेचुरली स्ट्रक्चर्स ने कलेक्टिवली एसेंशियली सपोर्ट सिस्टम प्रैक्टिकली बनाया, जिसकी एक्चुअली वजह से बड़ा नेचुरली ब्रेन इफेक्टिवली फंक्शनल हो पाया। वाह, तो एवोल्यूशन ने प्योरली एक आइसोलेटेड वेपन बेसिकली नहीं दिया, एक एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट नेचुरली मल्टी टूल किट एसेंशियली असाइंड प्रैक्टिकली की। अब इस पूरी जर्नी को प्रिसाइजली कंडेंस्ड एक्चुअली करते हैं। चैप्टर बिल्कुल क्लियर नेचुरली होना चाहिए एस्पिरेंट्स को। हाँ, एसेंशियली बिग बैंग के मैसिव बेसिकली एक्सपेंशन से एक्चुअली अर्ली नेचुरली अर्थ बनी, रिड्यूसिंग इफेक्टिवली एनवायरनमेंट जहां 800 डिग्रीज में मीथेन और अमोनिया प्रेजेंट थी। वहां ओपेरिन हाल्डेन के केमिकल नेचुरली एवोल्यूशन से बेसिकली लाइफ एक्चुअली जनरेट हुई, जिसे मिलर यूरे ने एक्चुअली लैब में स्पार्क एसेंशियली डिस्चार्ज से एग्जैक्टली नेचुरली प्रूफ प्रैक्टिकली किया। फिर फॉसिल्स, हैकल के एम्ब्रियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और फाइनली होमोलोगस और नेचुरली एनालॉगस एसेंशियली ऑर्गन्स की क्लियर एक्चुअली कंपैरिजन ने प्रैक्टिकली एवोल्यूशन एस्टैब्लिश किया। उसके बाद प्रैक्टिकली मैकेनिज्म्स एसेंशियली आए। डार्विन की एसेंशियली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरली नेचुरल सिलेक्शन और डेवरीज की एक्चुअली लार्ज स्केल नेचुरल सॉल्टेशन, प्रैक्टिकली म्यूटेशन। मॉडर्न एसेंशियली सिंथेटिक प्रैक्टिकली थ्योरी ने एक्चुअली इनको सक्सेसफुली नेचुरली कंबाइन किया और हार्डी वाइनबर्ग प्रैक्टिकली इक्वेशन ने स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल पैरामीटर्स एक्चुअली डिफाइन कर दिए कि कैसे सिलेक्शन, म्यूटेशन या नेचुरली ड्रिफ्ट बेसिकली जेनेटिक प्रैक्टिकली इक्विलिब्रियम को एक्चुअली डीपली ऑल्टर करते हैं। और फिंचेस की एसेंशियली अडैप्टिव प्रैक्टिकली रेडिएशन से लेके एक्चुअली बाइपीडलिज्म और नेचुरली एक्सपैंडिंग प्रैक्टिकली ब्रेन नेचुरली कैपेसिटी के एसेंशियली ह्यूमन एक्चुअली सीक्वेंस तक, ये नेचुरली नेचर की रियल वर्ल्ड केस प्रैक्टिकल स्टडीज हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी स्ट्रिक्टली इंटरकनेक्टेड नेचुरली आइडियाज पर एक्चुअली बेस्ड है। हार्ड फैक्चुअल इफेक्टिवली डिटेल्स जैसे बेसिकली ब्रेन नेचुरली वॉल्यूम्स और एक्चुअली टाइमलाइन, एसेंशियली डेट्स उतनी ही क्रिटिकल है जितने की प्रैक्टिकली एवोल्यूशन के नेचुरली कोर एसेंशियल कंसेप्चुअल बेसिक फिल्टर्स। और इन फैक्चुअल और नेचुरली कंसेप्चुअल एसेंशियल फिल्टर्स को एग्जैक्टली क्रॉस एक्चुअली करना एक नीट एस्पिरेंट की एसेंशियली सक्सेस की एक्चुअली एसेंशियल नेचुरली चाबी है। किसी भी एक्चुअली एस्पिरेंट की प्रिपरेशन एसेंशियल जर्नी प्रैक्टिकली स्पेसिफिकली खुद अपने नेचुरली आप में एक इंटेंस कंप्लीटली एवोल्यूशन एक्चुअली प्रोसेस है। सही बात है, एक दिन में एक्चुअली सक्सेस मिलना या अचानक परफेक्ट नेचुरली नॉलेज एसेंशियली हो जाना सॉल्टेशन जैसी कोई इफेक्टिवली मैजिक पिल नहीं होती। डेली स्ट्रिक्टली किए गए प्रैक्टिकली कंसिस्टेंट नेचुरली एफर्ट्स, एसेंशियली मॉक टेस्ट्स, एक्चुअली वीक नेचुरली टॉपिक्स पर लगातार एसेंशियली रिवीजन, ये वो क्रूशियल बेसिकली स्मॉल नेचुरली कंटिन्यूअस और एक्चुअली डायरेक्शनल नेचुरली वेरिएशंस हैं। नीट का हाईली कॉम्पिटिटिव एक्चुअली फाइनल प्रैक्टिकली एग्जाम एक रिगरस नेचुरली एसेंशियली फिल्टर मैकेनिज्म है। ये नेचर के एक्चुअली डायरेक्शनल नेचुरली फिल्टर जैसा काम करेगा, जो रैंडमली एक्चुअली पढ़ने वालों को एसेंशियली परमानेंटली प्रैक्टिकली रिजेक्ट करके स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट नेचुरली मेहनत एक्चुअली करने वाले बायोलॉजिकली एसेंशियली फिट नेचुरली स्टूडेंट्स को एक्चुअली फिल्टर नेचुरली आउट करके उनके अल्टीमेट एक्चुअली ड्रीम नेचुरली मेडिकल कॉलेजेस तक उन्हें नेचुरली पास कर देगा। सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रिक्टली फिटेस्ट। बिल्कुल। लेकिन इस डीप सेशन को नेचुरली परमानेंटली प्रैक्टिकली क्लोज करने से नेचुरली पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल एक्चुअली एनालाइज नेचुरली करने के लिए सेट करते हैं। हमने साइंटिफिकली एक्सप्लोर एक्चुअली किया कि जेनेटिक एसेंशियली वेरिएशंस प्रैक्टिकली म्यूटेशंस पर नेचुरली बेस्ड है, जो टोटली नेचुरली रैंडम होते हैं। और उसके नेचुरली बाद इफेक्टिवली नेचुरली एनवायरनमेंट अपने स्ट्रिक्ट फिल्टर से उन एसेंशियली फिटनेस एक्चुअली ट्रेट्स को कंप्लीटली मैकेनिकली नेचुरली सिलेक्ट कर लेता है। तो
बेसिक्स एसेंशियली क्वेश्चन नेचुरली ये है, क्या इस पूरे मैसिव एक्चुअली एवोल्यूशनरी नेचुरली प्रोसेस का इफेक्टिवली कोई अल्टीमेट गोल या परफेक्ट डेस्टिनेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जहां इजीली नेचुरली पहुंचकर किसी एसेंशियली ऑर्गेनिज्म का प्रैक्टिकली फर्दर नेचुरली डेवलपमेंट एक्चुअली कंप्लीट या इफेक्टिवली स्टॉप हो जाएगा? या फिर एवोल्यूशन एग्जैक्टली बस एक टोटली डायरेक्शनलेस नेचुरली प्रोसेस है, जहां एग्जिस्ट करने के लिए लगातार एक्चुअली चेंज हो रहे हैं, नेचुरली एनवायरनमेंट के साथ स्लोली एडजस्ट करते रहने का एक एक्चुअली एंडलेस नेचुरली गेम ऑफ सर्वाइवल ही फाइनल ट्रूथ है। एस्पिरेंट्स जो इस जर्नी पर नेचुरली हैं, अपने डीप लॉजिकल एक्चुअली थॉट्स और इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का प्रैक्टिकली एग्जैक्ट एसेंशियली रीजनिंग नीचे नेचुरली कमेंट्स में जरूर फ्रेम करें। लेट्स केयरफुली एसेंशियली ऑब्जर्व कि इवोल्यूशन की इस कंप्लीटली फिलोसॉफिकल बट स्ट्रिक्टली साइंटिफिक नेचुरली डायमेंशन को एस्पिरेंट्स किस एनालिटिकल एक्चुअली डेप्थ तक डायरेक्टली नेचुरली कैच कर पाए हैं। ये एसेंशियली पूरे चैप्टर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली टेस्ट करने का सबसे प्रिसाइज नेचुरली फिल्टर होगा। Keep strictly analyzing the practically science. The essential journey actually continues. Keep strictly evolving concepts and strictly keep studying it.